हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशु नावेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 5। अब आगे। इश्की विला के अंदर आई तो उसकी नज़र दिया पर पड़ी और उसने दिया से दादी के बारे में पूछा। तब दिया ने उसे बताया कि दादी लिविंग रूम में है। जब दिया की नज़र हेमंत पर पड़ी और उसने इश्की से पूछा कि वह कौन है तो इश्की ने बताया कि उसका नाम हेमंत है। इश्की ने इसके आगे और कुछ नहीं कहा। हेमंत ने एक अजीब मुस्कान दी और बोला, मैं इश्की का दोस्त हूँ, मेरा नाम हेमंत सक्सेना है। दिया ने भी अपना परिचय दिया और उसे अंदर बुलाया। इश्की की तुलना में हेमंत को दिया का व्यवहार काफी अच्छा लगा। हेमंत दिया के पीछे पीछे अंदर आया। जब उसने इश्की की दादी को देखा तो वह तुरंत उनके पास गया और बोला, आप इश्की की दादी होंगे? नमस्ते दादी। तुम मेरी दादी को दादी नहीं कह सकते, इश्की ने उसे घूमते हुए कहा। हेमंत अजीब तरह से हंसा और दादी को देखकर काफी खुश हो गया। दिया को उत्सुकता हुई और उसने इश्की के कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये सचमुच में तुम्हारा दोस्त ही है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुम उसे गलत समझ रही हो, वह बस मेरे बारे में उत्सुक था और मेरा घर देखने आया है। कुछ सोचकर वह आगे बोली, अयांश को इसके बारे में मत बताना। दिया ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। दादी चलिए धूप में चलते हैं, ऐसा लगता है कि आपका कई दिनों से बाहर नहीं गई। इश्की नहीं चाहती थी कि हेमंत उसकी दादी से घुल मिल जाए। दिया खड़ी हुई और दादी को बाहर ले जाने में मदद करने लगी। हेमंत इश्की की ओर देखकर बोला, तुम कहाँ जाने लगी और क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हारी दादी के साथ बात भी नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी दादी को परेशान कर दूंगा? हेमंत खड़ा हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? इश्की ने पूछा जब उसने देखा कि हेमंत खड़ा हो गया है। मैं दादी से बातें करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भी आ रहा हूँ। हेमंत के चेहरे के भाव को देखकर इश्की को गुस्सा आने लगा। इश्की ने सोचा कि यह घर उसका है तो फिर वह हेमंत को अपनी जगह पर कैसे बैठे दे सकती है। वह भी और कुछ कहती इससे पहले हेमंत ने इश्की की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और इश्की के करीब बैठ गया और उसकी तरफ देखने लगा। ये देखकर कि उसका इरादा उसके पास बैठना था, इश्की को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने दादी को देखकर कुछ नहीं कहा। हेमंत को तुरंत कुछ ख्याल आया और उसने कहा, इश्की, हेनरी से कोई खबर मिली क्या? उद्धरण चिन्ह। इश्की अभी भी अस्पताल की बातों के बारे में सोच रही थी और उसने जब उसका सवाल सुना तो ये देखकर कि वह उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी, उसने हिम्मत जुटाकर फिर से पूछा। तब इश्की ने जवाब दिया, हाँ, उन्होंने एक टीम बना ली है। उसके बाद इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा। हेमंत ने देखा कि इश्की को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो उसने दूसरे टॉपिक पर जाना सही समझा। मैंने सुना है कि सिंघानिया ग्रुप ने अभिमान सिंघानिया को अभी के लिए अध्यक्ष बनाया है। क्या आयांश से किसी ने कोई राय नहीं ली थी? वह केवल आयांश के बारे में बात कर सकता था। अगर उसकी कोई राय भी होती तो वह क्या कर सकता है? वह केवल कंपनी का सीईओ है, जबकि अभिमान अभी के लिए अध्यक्ष है। हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। मुझे यह नहीं पता था क्योंकि अभिमान अध्यक्ष बन गए हैं, इसलिए अब यांश को कंपनी में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हेमंत को यांश के लिए सचमुच दुख हो रहा था, लेकिन साथ ही उसे इस बात की खुशी भी थी। वह अभी भी इस बात से खुश नहीं था कि यांश ने उससे उस लड़की को छीन लिया जिसे वह पसंद करता है। इश्की ने समुद्र की ओर देखा और उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिमाग हाल ही में हुई घटनाओं से भरा हुआ था। हेमंत को इश्की के मन की उलझन साफ समझ आ रही थी, इसलिए आगे उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में देखकर उसे पता चल गया कि वह उन चीजों को लेकर परेशान थी और वह उसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। वह खड़ा हुआ और इश्की को मुस्कुराकर बोला, थोड़ा आराम करो, जब तक अयांश दूर है तब तक अगर तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत है तो मुझे फोन करना, मेरा नंबर हमेशा ऑन रहता है। मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ। इश्की ने इस बार हेमंत की बात सुनी और एक मुस्कान दी। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, मैं खुद ही चला जाऊंगा, हेमंत ने मजाक में कहा और इस तरह से इश्की को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। तुम्हें हीरो बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तुम्हें यहाँ टैक्सी नहीं मिलेगी। इश्की हेमंत को पैदल वापस जाने नहीं दे सकती थी। उसने अपने कार की चाबी ली और जाने के लिए तैयार हो गई। तभी घर के बाहर एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। इश्की ने जब उस कार को देखा तो मुस्कुराते हुए हेमंत उसके पास आया और बोला, मेरी कार आ गई है, मैंने ड्राइवर को पहले ही यहाँ बुला लिया था, तुम्हें मुझे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। इश्की ने भी ज्यादा कुछ सवाल नहीं पूछा और सिर हिलाया। जाते समय हेमंत बोला, कल मिलेंगे। इश्की को अब गुस्सा आने लगा कि उसे कल फिर हेमंत मिलने आएगा, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। तभी दिया और दादी बाहर से आए और इश्की को बाहर खड़ा देखकर बोले, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? तुम्हारा दोस्त कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वह चला गया। क्या वह चला गया और तुमने उसे रात के खाने के लिए रुकने के लिए क्यों नहीं कहा? इश्की की दादी बहुत दयालु थी, वह किसी को भी इस तरह से रात में बिना खाए जाने नहीं देती थी। दादी, उसे कोई जरूरी काम था इसलिए उसे जाना पड़ा, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दादी ने आगे कुछ नहीं कहा और विला में चली गई। दूसरी तरफ अयांश एक कमरे में बैठा था और स्टेज की तरफ देख रहा था। माधव, आज यहाँ मौजूद कितनी कंपनियां वास्तव में जमीन के लिए बोली लगा रही है? उद्धरण चिन्ह।
माधव ने कहा, अधिकांश लोग यहाँ मौज मस्ती के लिए आए हैं, आगे बैठे केवल 80% लोग ही उस जमीन को लेना चाहते हैं। यांश को ये देखकर अच्छा लगा कि जितना उसने सोचा था उतने लोग नहीं थे और उसे विश्वास था कि वह इस जमीन की बोली जीत लेगा। बोली की शुरुआत हुई। बोली से पहले मंच पर कुछ बातें बताई गई। थोड़ी देर बाद बड़े से स्क्रीन पर जमीन दिखाई गई और उसकी बोली शुरू हुई। और जैसा कि अयांश को उम्मीद थी, बोली अयांश ने जीत ली। लेकिन इस बोली में काफी पैसा लगा था, लेकिन अयांश को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि यह पैसा उसका नहीं था। जब अयांश बाहर निकाला तो माधव ने उसके लिए कार का गेट खोला। रास्ते में अचानक माधव ने कार रोक दी और बोला, मिस्टर सिंघानिया, हमारे रास्ते में कोई खड़ा है। कौन है? मुझे नहीं पता, वह गैंगस्टर जैसे लग रहे हैं। माधव ने उन लोगों के ग्रुप को ध्यान से देखा जिन्होंने उनका रास्ता रोका था। उन्हें कुछ पैसे दे दो ताकि वह चले जाए। अयांश जानता था कि यह लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। वह उनके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उन्हें पैसे देकर इस मामले को खत्म करना चाहता था। माधव ने कार का शीशा नीचे किया और उनमें से एक को बुलाया। एक आदमी तुरंत माधव के पास आया। मिस्टर सिंघानिया आज अच्छे मूड में है, यह आप सभी के लिए है, इसे ले लो। माधव ने पैसा उस आदमी के हाथ में दिया। उसने सोचा कि वह आदमी पैसे ले लेगा और अपने आदमियों से कहेगा कि रास्ते से हट जाए, लेकिन उस आदमी ने उस पैसे को जमीन पर फेंका और पीछे की सीट की ओर इशारा करते हुए बोला, कार से बाहर निकालो। माधी को लगा कि उन्हें अयांश के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसने देखा कि अयांश ने भी कुछ नहीं कहा, तो माधी बोला, मिस्टर सिंघानिया, मैं इनका ध्यान रख लूंगा। ठीक है। अयांश ने उस आदमी को नजरअंदाज किया जो कार से बाहर चिल्ला रहा था। माधव ने अपनी टाइट ढीली की और कार का गेट खोलकर कार से बाहर निकला। उसने उनसे पूछा, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, रास्ते से हट जाओ। इससे पहले कि मोटा आदमी अपनी बात पूरी करता, माधव ने अपना हाथ झटक दिया और बिना भाव के उसकी ओर देखा। तुम्हारा हाथ बहुत बेकार जगह पर आ गया। जब कार के सामने खड़े लोगों ने देखा कि माधव ने मोटे आदमी के हाथ को तोड़ दिया तो वे लोग डंडे लेकर माधव पर टूट पड़े। माधव ने मोटे आदमी को दूर फेंक और बाकी लोगों की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में लोगों का ग्रुप जमीन पर पड़ा था और दर्द के मारे छटपटा रहा था। माधव ने अपना सूट साफ किया और सीधे कार की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद उनकी कार होटल के पास रुकी। होटल में अयांश ने अपना फोन निकाला और इश्की को फोन किया। तुम अभी क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। मैं अभी उठी हूँ, तुम क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मैं होटल में हूँ, मेरे वहां न रहने पर तुम बहुत थक गई होगी ना? उद्धरण चिन्ह। तुमने तो मेरी आवाज सुनी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं थकी हुई हूँ? इश्की ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वहां चीजें कैसी चल रही है? इश्की ने पूछा। सब ठीक चल रहा है, मुझे लगता है कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम कब आने वाले हो? मैं तुम्हें लेने आऊंगी। ये सुनकर इश्की खुश हो गई कि अयांश वापस आने वाला है। अभी डेट तय नहीं हुई है, जब तय होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है। दादाजी की हालत कैसी है? अयांश को सबसे ज्यादा चिंता अपने दादाजी की ही थी। कुछ भी नहीं बदला, बस वो पहले से थोड़े बेहतर लग रहे हैं। इश्की ने अयांश को अच्छी खबर बताई, लेकिन वहां क्या हुआ था यह नहीं बताया। उसने मिस्टर सिंघानिया के नकली डॉक्टर के इंजेक्शन के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि वह उसके बारे में ज्यादा चिंता करेगा। थैंक यू इश्की, दादाजी तुम्हारे साथ है ये जानकर मुझे काफी अच्छा लगता है। तुम हमेशा मुझे थैंक यू क्यों कहते रहते हो? क्या हम एक परिवार नहीं है? परिवार का मतलब तो यही होता है ना? इश्की ने जब टाइम देखा तो बोली, मैं तुम्हें सोने से नहीं रोकूंगी, जल्दी आराम करो, मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। अभी फोन मत रखा, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, अयांश ने प्यार से कहा। इतनी दूर से तुम मुझे गिफ्ट भेज रहे हो? इश्की अभी और कुछ कहती, अचानक उसे अयांश के किस करने की आवाज आई। इश्की मुस्कुराए और बोली, गुड नाइट अयांश। अयांश ने फोन रख दिया और माधव को फोन किया। मेरे घर जाने की फ्लाइट बुक करो, बाकी का काम तुम संभाल लेना। मिस्टर सिंघानिया, रात हो गई है, क्या आप अभी जाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। हाँ ठीक है, मैं आपके लिए अगले फ्लाइट की टिकट बुक कर दूंगा। माधव ने अयांश को एयरपोर्ट छोड़ दिया। फ्लाइट में अयांश इश्की के बारे में सोचते सोचते सो गया। जब उसने आंखें खोली तो एक अटेंडेंट ने उसे जगाया और बोली, मिस्टर सिंघानिया, फ्लाइट लैंड करने वाली है। अयांश भी उसकी बात समझ गया और ठीक से बैठ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा, तब उसे एहसास हुआ कि दोपहर हो चुकी है। अस्पताल में इश्की हमेशा की तरह वार्ड की कुर्सी पर बैठी थी। अचानक वार्ड का गेट खुला। इश्की ने जब गेट की तरफ देखा तो हैरानी से बोली, तुम फिर यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। हेमंत ने गंभीर चेहरे से उसकी तरफ देखा और बोला, मैं आज यहाँ मेडिकल चेकअप कराने आया था, इसलिए मैं मिस्टर सिंघानिया से मिलने आ गया। बोलते हुए वह इश्की के पास आया। क्या वह अब तक उठे नहीं? इश्की ने उसे अनदेखा किया, लेकिन जब उसने देखा कि हेमंत मशीनों को छू रहा है तो उसने कहा, उसे मत छेड़ो और चुपचाप बैठ जाओ। अरे मैं तो बस मिस्टर सिंघानिया के बारे में थोड़ा परेशान था, वैसे वह काफी दिन से कोमा में है, अगर वह नहीं उठे तो क्या हो? हेमंत बोलकर हिचकिचाने लगा। डॉक्टर ने नई दवा दी है और उन्हें जल्दी होश आ जाएगा। इश्की ने मिस्टर सिंघानिया की ओर आत्मविश्वास से देखा।
नई दवा के उपयोग के बाद उनके शरीर में ठीक होने की गति बढ़ जाएगी और उस नकली डॉक्टर ने जो दवा दी थी वह भी बेकार हो जाएगी। हेमंत को लगा कि इश्की बहुत दुखी और परेशान है, इसलिए उसने उसे शांत कराते हुए कहा, आराम करो, तुम ज्यादा मत सोचो, वह इतने दिनों से कोमा में है, तुम उन्हें इस तरह से मजबूर नहीं कर सकती। जब तक वह जिंदा है वह एक दिन जाग जाएंगी, तब तक तुम्हें इंतजार करना है। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इश्की ने हेमंत की ओर देखा। मैं तो तुम्हें शांत कराने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितनी दुखी हो, हेमंत ने इश्की को देखते हुए कहा। मैं समझ गई, इश्की हंसी और आगे बोली, मैं बस मिस्टर सिंघानिया की हालत जानने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे दिलासा दे रहे हो। क्या तुम बस मिस्टर सिंघानिया की स्थिति जानने की कोशिश कर रही हो? हेमंत को भी हंसी आ गई। मुझे लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा टीवी शो देख लिया है, इश्की ने हेमंत को चिढ़ाते हुए कहा। हेमंत ने अपना सिर हिला। तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रही थी? हेमंत ने अपना चेहरा छुपा लिया, ये जानते हुए कि उसने गलत समझ लिया था, उसने खुद को शर्मिंदा कर दिया है।